ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट लेते हैं जी होमवर्क से। आई होप के आप सब इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं और अभी आइडिया हो जाएगा आपको कि आपका आंसर सही है या आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगेन बेटा, यहाँ पे सिंपली 5 कॉलम बनेंगे क्योंकि बोनस इशू है तो एडजस्टमेंट फैक्टर भी आएगा। पहले 5 कॉलम बना लेते हैं और आज की क्लास में टेंशन न लें। आज की क्लास में राइट इशू को भी बीच में लेकर आएंगे। डेट। दूसरा कॉलम अगर आप रिकॉल करें, नंबर ऑफ शेयर्स का होता है। आई एम जस्ट राइटिंग शेयर्स। टाइम फैक्टर। एक और कॉलम आ जाएगा एडजस्टमेंट फैक्टर्स का। और लास्ट में आ जाएगा वेटेड एवरेज। ओके। अगर आप देखें एग्जामिनर ने आपको शुरू में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दे रखा है, आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इशूड शेयर्स आ जाएंगे। 1 लाख को अगर मैं 0.5 से डिवाइड करूं, आई विल गेट 200,000। आप 1 लाख को 0.5 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ शेयर्स 200,000 आता है। 1125 आपके पास। ओ 1 अप्रैल है यहाँ पे। चलें इसको अप्रैल बना देते। 1 अप्रैल। अकाउंटिंग पीरियड इनका 1 अप्रैल से मार्च तक है, तो 1 अप्रैल को 200,000 शेयर्स है। 1 अप्रैल के बाद कंपनी ने जून में 1 लाख शेयर्स इशू किए। अगेन नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। 30 जून 25 शेयर्स इशूड। कितने शेयर्स इशू किए जी जून में? 1 लाख। जून से पहले कंपनी के 2 लाख शेयर्स थे, जून में 1 लाख और आते हैं तो टोटल शेयर्स एंड ऑफ जून में 3 लाख हो जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद अगली ट्रांजैक्शन 30 जून को हो रही है, तो द डिफरेंस इज 3 मंथ्स, तो टाइम फैक्टर आ जाएगा 3/12। टाइम फैक्टर आ गया 3/12। जून के बाद चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है भाई। जून के बाद सितंबर में 40% बोनस इशू हो रहा है। 40% बोनस इशू का मतलब है जो बीएफ होगा 1.4 होगा। ये बात हो चुकी है प्रीवियस क्लास में। अगर बोनस 20% होता तो बीएफ 1.2 होता। बोनस 30% होता तो बीएफ 1.3 होता। 40 है तो 1.4। ओके। और ये बीएफ उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। फाइन। बोनस इशू हो कब रहा है भाई? सितंबर में। नथिंग इज मेंशन एंड ऑफ द मंथ। 30 सितंबर को 40% बोनस इशू हो रहा है। अगर हमारी कंपनी 30 सितंबर को 40% बोनस इशू करती है तो बोनस से पहले 3 लाख शेयर्स है। आप 300,000 का 40% लें, यू विल गेट 1,20,000। रिपीट, अगर आप 3 लाख का 40% लें, यू विल गेट 120। इसका मतलब है आफ्टर बोनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 4,20,000। आफ्टर बोनस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 4,20,000। ओके, अब सुनिएगा। 30 जून के बाद अगली ट्रांजैक्शन बोनस इशू है जो कि 30 सितंबर को हो रही है। तो 30 जून से 30 सितंबर का जो टाइम पीरियड है वो 3 मंथ्स है, तो टाइम फैक्टर आ जाएगा 3/12। प्लस यहीं पे एक चीज सीख ले, बीएफ उन तमाम शेयर्स पे आएगा जो बोनस से पहले पहले हैं। तो बोनस से पहले पहले 2 लाख है, इस पे बीएफ आ जाएगा 1.2 1.4। ये जो 3 लाख शेयर्स हैं ये भी बोनस से पहले पहले हैं, इस पे भी बीएफ आ जाएगा 1.4। 4,20,000 शेयर्स में बीएफ नहीं आएगा क्योंकि 420 के अंदर ऑलरेडी बोनस शेयर्स इंक्लूडेड है। ओके। 30 सितंबर के बाद देखें, दिसंबर में कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए।
इस दफा याद रखिएगा दिसंबर ईयर एंड नहीं है, ईयर एंड मार्च 26 है। शेयर्स इशूड, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए। इस 1 लाख से पहले कंपनी के टोटल शेयर्स 420 थे, 1 लाख के बाद टोटल हो जाएंगे 520। सितंबर के बाद अगली ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर को हो रही है, तो सितंबर से दिसंबर तक जो गैप है 3 मंथ्स का है। तो 420 पे जो टाइम फैक्टर अप्लाई होगा 3 मंथ्स अप्लाई होगा। इसके बाद देखिए दिसंबर के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर से लेके मार्च 26 तक मजीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो 31 दिसंबर से लेके मार्च 26 तक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 520। इस पे भी टाइम फैक्टर आ जाएगा 3/12। कैसे 3/12? आप देख लें दिसंबर 25 से मार्च 26 तक, दिसंबर 25 से अगर आप मार्च 26 तक का टाइम काउंट करें तो 3 मंथ्स होता है। अब बड़े आराम से वेटेड एवरेज आ सकता है भाई। 2 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दें 30 से 12 से डिवाइड करें, वट एवर कम्स उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करें। आई एम गेटिंग 70,000। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 लाख को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 12 से डिवाइड इंटू 1.4, वी आर गेटिंग 1,05,000। 4,20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 से डिवाइड 105, यहां भी आता है। इसके बाद 5,20,000, इसको 3/12 करें 1,30,000। सबको ऐड कर देंगे तो वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे 70,000 प्लस 105, अगेन 105 प्लस 130। वेटेड एवरेज शेयर्स आ रहे हैं 4,10,000। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 410। अब दोबारा चेक कर लें भाई। 2 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड, देन 1.4 से मल्टीप्लाई किया, देन 3 लाख। गुड है भाई। अब सुनिएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये जो बोनस इशू के केस में बोनस फ्रैक्शन होता है, इसका इम्पैक्ट पुराने जो बोनस से पहले शेयर्स हैं उन पे क्यों आता है? तो जवाब सुन लें। एक्चुअली बोनस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और एग्जिस्टिंग उन तमाम शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा जिनके पास बोनस शेयर्स, जिनके पास शेयर्स बोनस से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। Whoever is having ordinary shares before the bonus will get the bonus। जिसके पास भी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं बोनस से पहले पहले, वो इंटाइटल्ड है बोनस लेने के लिए। अगर मेरी कंपनी सितंबर में बोनस इशू करती है, तो जनवरी में अगर किसी ने शेयर्स खरीदे हैं तो लॉजिकली वो भी इंटाइटल्ड है किसके लिए? बोनस के लिए। अब एक और चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस साल मान लो 2025 में आपकी कंपनी ने बोनस इशू किया, लॉजिकली बोनस इशू से वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ते हैं। जब बोनस इशू से वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ते हैं, और बोनस इशू से पैसा तो आता ही नहीं है, रिपीट, जब एक कंपनी बोनस इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जब भी बोनस इशू होगा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगे, वेटेड एवरेज शेयर्स बढ़ेंगे और ईपीएस कम होगा। तो अगर आपसे आपका एग्जामिनर ये पूछे यार ये बताओ बोनस शेयर्स का ईपीएस पे क्या इंपैक्ट होता है, टेक्निकली नेगेटिव इंपैक्ट होता है। बोनस शेयर्स इशू करने से ईपीएस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। सवाल ये पैदा होता है ईपीएस क्यों कम होगा? देखो बोनस शेयर्स जब इशू किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, पैसा तो उसके अगेंस्ट मिलता ही नहीं है। तो लॉजिकली एक तो है ना कि अगर मुझे पैसे मिले तो मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करूं, उससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बोनस शेयर्स तो आप फ्री में इशू करते हो, जब मैं फ्री में इशू करूंगा तो उससे वेटेड एवरेज शेयर्स बढ़ेंगे, अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी, तो मेरा ईपीएस कम होगा। अब सुनना, अगर एक कंपनी ने 2025 के अंदर बोनस इशू किया जिसकी वजह से 2025 में नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़े और ईपीएस कम हो गया, अब 2025 के ईपीएस को जब हम 2024 के ईपीएस से कंपेयर करेंगे, मान लो 2024 का जो ईपीएस है वो ज्यादा और 25 का ईपीएस कम है।
अब जैसे ही आप देखोगे यार 24 के अंदर ईपीएस ज्यादा और 25 में ईपीएस कम है, ईपीएस का कम होना ये बिजनेस के लिए एक किस्म की नेगेटिव साइन है। इसका मतलब ये होता है बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। थोड़ा सोचो, 24 में ईपीएस ज्यादा और 25 में ईपीएस कम है, मान लो कि 25 में जो ईपीएस कम आ रहा है वो बोनस इशू की वजह से ऑफकोर्स ईपीएस बढ़ेगा नहीं, कम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2024 का जो ईपीएस है और 25 का जो ईपीएस है कंपैरेबल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है दोनों कंपैरेबल क्यों नहीं है? जवाब, 2025 में आपने बोनस इशू किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, और एक ऐसा इवेंट आपने किया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, उससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े और ईपीएस कम हो गया। तो 2025 के ईपीएस में तो बोनस का इम्पैक्ट है, लेकिन 2024 के ईपीएस में बोनस का इम्पैक्ट नहीं है। लॉजिकली 24 और 25 का ईपीएस कंपैरेबल ही नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है हाउ टू मेक इट कंपैरेबल, क्योंकि आपको 24 के ईपीएस को कंपैरेबल बनाना पड़ेगा। बोनस इशू के केस में अगर आप कंपैरेबल नहीं बनाएंगे तो लोग मिसलीड होंगे। लोग कहेंगे 24 में ईपीएस ज्यादा है 25 में कम है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हालांकि वो सिर्फ बोनस की वजह से हो सकता है। तो अब सुनिएगा, जब भी बोनस इशू होगा तो आपको कंपैरेटिव का पिछले साल का जो ईपीएस है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, और पिछले साल के ईपीएस में भी बोनस का इंपैक्ट लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि करंट ईयर में जब बोनस इशू होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं बोनस की वजह से। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो ईपीएस कम हो जाता है। अब मुझे इस बोनस का इंपैक्ट पिछले साल के ईपीएस में इस तरह से लाना है कि वो ईपीएस, पिछले साल का ईपीएस भी बोनस की वजह से कम हो। तो क्या करेंगे? पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बहुत आसान है। क्या होता है बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 2024 का आपका ईपीएस जो है वो $3 है, और 2025 में कंपनी ने बोनस इशू किया है 1:2। 1:2 का मतलब ही होता है एक बोनस अगेंस्ट 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। और आपको कहा जा रहा है कि यार पिछले साल के ईपीएस देखो, पिछले साल के ईपीएस 2024 में पब्लिश भी हो चुका है, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें 2024 का ईपीएस जा चुका है। 2025 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टॉक से जाएंगी तो उसके साथ 24 भी जाएगा, 24 कंपैरेटिव का काम करेगा। 25 में जब आपने बोनस इशू किया तो बोनस की वजह से 25 में नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बढ़ेंगे और ईपीएस कम होगा। 25 में ईपीएस कम होगा तो मुझे 24 में भी बोनस का इंपैक्ट लाना है, इस तरह से लाना है कि वो 24 का ईपीएस भी बोनस की वजह से कम हो। तो कैसे लाएंगे इंपैक्ट? बहुत आसान है। सबसे पहले 2025 के आपसे जो कहा जा रहा है वो सुन ले। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2024। आपको 24 के ईपीएस को रीस्टेट करना है। रीस्टेट मींस आप 24 में देखें ऑलरेडी ये ईपीएस स्टॉक से में भेज चुके हैं $3। अब मैं उसको चेंज कर रहा हूं तो मैं रीस्टेट कर रहा हूं। जब भी बोनस इशू होगा तो आपको पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। रीस्टेट करते कैसे हैं ये देख लें आप। बोनस के केस में यहाँ पे जो बोनस फ्रैक्शन आएगा वो 3/2 आएगा। बोनस फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? शेयर्स आफ्टर बोनस डिवाइड बाय शेयर्स बिफोर बोनस। 1:2 में आप चेक कर लें, बोनस फ्रैक्शन यही बनता है 3/2। अब बेटा जब भी रीस्टेट, बोनस के केस में मैं प्रीवियस ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। रीस्टेट बहुत आसान है करना, सिर्फ एक काम करेंगे, पिछले साल के ईपीएस को, पिछले साल के ईपीएस को बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रीवियस ईयर के ईपीएस को बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ले भाई, रीस्टेटेड ईपीएस ऑफ 2024। 24 का ईपीएस $3 है, इसको बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 2/3 बनता है। भाई 3/2 का इनवर्स या ऑपोजिट क्या होगा? 2/3। लॉजिकली 3 से 3 कैंसिल, आपका आंसर आएगा $2। तो 2024 के ईपीएस को जब हम रीस्टेट करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि रीस्टेट करने की वजह से ईपीएस बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ। और ऐसा ही होना चाहिए, क्यों? बोनस शेयर्स की वजह से। करंट ईयर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से ईपीएस कम होता है, क्योंकि पैसे तो आते नहीं इनके अगेंस्ट। जब 25 के अंदर ईपीएस कम हुआ है तो बोनस का इंपैक्ट जब पिछले साल के ईपीएस में आएगा तो वो भी कम होना चाहिए। तो रीस्टेट कैसे करते हैं? सिर्फ एक तरीका, पिछले साल के ईपीएस को बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देख लें, रीस्टेटेड ईपीएस।
और जब भी बोनस इशू होगा आपको पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट करना होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बोनस से थोड़ा आगे निकलते हैं और एक और बात करते हैं, राइट इशू की। पहली चीज, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है। राइट इशू किससे किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। दूसरी चीज, पहली मर्तबा के बाद जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है वो नॉर्मली राइट शेयर्स की फॉर्म में करती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का ये राइट होता है कि पहले आप उनसे पूछो भाई क्या आप मजीद शेयर्स सब्सक्राइब करवाएंगे, मजीद शेयर्स कंपनी में खरीदेंगे तो आप ले लें, हम फिर किसी और को शेयर्स नहीं देते। तो लॉजिकली पहली मर्तबा के बाद जब भी शेयर्स इशू होता है राइट की फॉर्म में होता है। राइट शेयर्स अगेन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे होता है। सवाल ये पैदा होता है राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे क्यों होता है? उसकी वजह है हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इंसेंटिव देते हैं। देखिए, अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू मार्केट प्राइस पे ही करूंगा, हमारी कंपनी से वो राइट शेयर्स लेंगे ही नहीं, वो कहेंगे मार्केट से ले लेते हैं भाई, कोई फायदा तो दो ना अगर ये आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है। तो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है। करंट जो भी प्राइस होती है उससे डिस्काउंट भी किया जाता है, ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे सकें? एक किस्म का बेनिफिट दे सकें। अच्छा, राइट इशू करके फाइनेंस रेज किया जाता है। बोनस इशू करके फाइनेंस रेज नहीं होता, क्योंकि राइट इशू फ्री में नहीं होता, इसके अगेंस्ट कंपनी पैसा रेज करती है। अगली चीज, राइट इशू की जब हम बात करेंगे तो राइट इशू मार्केट से कम प्राइस पे होता है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट का एलिमेंट होता है। तो यहां पे एक चीज सीखनी है आप, यहां पर स्टॉक एक्सचेंज की एक एंटीसिपेशन है, मेरी एंटीसिपेशन नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की है। और याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली वर्क्स ऑन एंटीसिपेशंस, न्यूज, रूमर्स। जब भी राइट इशू होता है जो कि मार्केट से कम प्राइस पे होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज की ये एंटीसिपेशन है कि लोग अपने राइट शेयर्स को बेचेंगे। सवाल ये पैदा होता है क्यों बेचेंगे? देखो, आपको मार्केट से कम प्राइस पे एक चीज मिलेगी, आपकी कोशिश क्या होगी? बेच के फायदा उठा लो। राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है, ताकि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दे सकें? इंसेंटिव दे सकें। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की एक एंटीसिपेशन है, वो एंटीसिपेशन ये है कि जब लोगों को राइट शेयर्स मिलेंगे, हर बंदा अपने राइट शेयर्स बेचेगा। अब कोई बेचे या ना बेचे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज इसी एंटीसिपेशन पे काम करता है कि आप लोग राइट शेयर्स बेचोगे। अच्छा, जब शेयर होल्डर्स राइट शेयर्स बेचेंगे, हर बंदा अपने राइट शेयर्स बेचेगा, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी नहीं, प्राइस कम हो जाएगी। राइट इशू के बाद मार्केट में कंपनी की प्राइस बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। और राइट इशू के बाद जो प्राइस होती है उसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं। राइट इशू के बाद जो प्राइस होती है उसका नाम क्या है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अगली चीज जो समझनी है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता न्यूमेरिक्स पे आते हैं। राइट इशू मार्केट से रिड्यूस प्राइस पे होता है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ समझाना चाह रहा हूं। मान लो अगर एक मिनट के लिए ये एक पीस ऑफ शेयर है, इसके 4 बॉक्सेस बना देते हैं, अपने से अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। मान लो ये शेयर मार्केट में चल रहा है $20 का। एक शेयर है जिसके मैंने 4 पीसेस कर दिए, शेयर मार्केट में चल रहा है $20 का। और आपकी कंपनी ने कहा नहीं यार, हम राइट शेयर करेंगे, और राइट इशू प्राइस, कंपनी ने कहा राइट इशू प्राइस जो होगी ना 15 होगी। अब एक चीज बताओ, मार्केट में शेयर की प्राइस $20 है, आपकी कंपनी ने कहा नहीं यार, हम राइट 15 पे देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो चीज मार्केट में 20 पे ट्रेड हो रही है, आपकी कंपनी उसको इशू करने जा रही है और कह रही है नहीं यार, हम $20 नहीं लेंगे शेयर होल्डर से, $15 लेंगे। इसका मतलब पता है क्या हुआ? $20 वाली चीज अगर आप $15 में अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब ये होता है कि राइट इशू के अंदर एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन है। बोनस उसे कहते हैं जो फ्री में दिया जाए। अब आप सोचें, ये एक पीस ऑफ पेपर है जिसके 4 पोर्शन हमने बना दिए इक्वल, और चारों की प्राइस मिला के $20 है। अगर आप इंस्टेड ऑफ चार्जिंग $20, अगर आप $15 चार्ज कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये जो 4 पोर्शन है ना शेयर के, 1 2 3 4, ऐसा पोर्शन है जो आप फ्री में दे रहे हो। अगर एक पिज्जा की प्राइस $20 है और मान लो इस पिज्जा के 4 पीसेस हैं, तो टेक्निकली एक पीस हुआ $5 का। अगर आपकी कंपनी कहे नहीं यार, हम चारों पीसेस देंगे, $15 के देंगे,
अब 4 पीसेस $15 के दे रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा यार 4 में से कोई एक आध पीस आप किस में दे रहे हो? फ्री में दे रहे हो। और बोनस का मतलब ही क्या है? जो फ्री में दिया जाए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, राइट इशू के अंदर बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। राइट इशू में बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। चलो मान लिया कि राइट में बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है, तो करना क्या? करना ये है, जब भी राइट शेयर्स इशू होंगे तो आपको राइट में जो बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन है वो कैलकुलेट करना है। क्योंकि वो जो बोनस एलिमेंट है वो उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले। रिपीट, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, मार्केट से कम प्राइस पे किया जाता है। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की ये एंटीसिपेशन है कि हर बंदा अपने राइट शेयर्स को बेचेगा, तो राइट शेयर्स का सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। राइट के अंदर एक बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हाउ टू कैलकुलेट दैट बिल्ट इन एलिमेंट ऑफ बोनस विद इन द राइट इशू। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद भी अगर एक दफा आपको पता चल गया कि राइट के अंदर बोनस का एलिमेंट इतना है, तो भाई वो जो जो भी एलिमेंट होगा वो उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले हैं। तो राइट इशू जब भी होगा, मार्केट में प्राइस रिड्यूस होगी, राइट के अंदर बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। वो बिल्ट इन एलिमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं वो बिल्ट इन बोनस का एलिमेंट आता कैसे है। फिर हम आई स्टडी 3 पे आते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। मान लो यार एपीएलसी है, राइट इशू 1:2, शेयर प्राइस $20, कॉमा, राइट इशू प्राइस $12 रिक्वायर्ड है। आपसे कहा जा रहा है भाई आप हमें एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के दे दें। अच्छा, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या होगा, एएफ का। हम लेंगे शेयर प्राइस बिफोर राइट। शेयर प्राइस बिफोर राइट, बिफोर राइट मींस बिफोर राइट इशू, और इससे आप डिवाइड कर देंगे शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू। शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू, शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू को टीआरपी कहते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। और मैथमेटिकली इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू ज्यादा होगी, लेकिन राइट इशू के बाद प्राइस बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। मैथमेटिकली आंसर मोर देन 1 होगा। शेयर प्राइस आफ्टर राइट इशू को टीआरपी कहते हैं। ये टीआरपी क्या है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। सबसे पहले टीआरपी निकालते हैं, फिर हम एएफ पे आ जाएंगे। 1 मिनट के लिए लेकिन अजान ब्रेक, जस्ट अ मिनट। अच्छा बेटा, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आएगी कैसे। और राइट इशू 1:2 है, ये देख लेंगे। हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। आप लिखेंगे शेयर्स वैल्यूज एंड टोटल वैल्यू। दो शेयर्स के अगेंस्ट एक राइट है, दो ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट एक राइट है। शेयर प्राइस बिफोर राइट 20 है और राइट इशू की प्राइस 12 है। दो ऑर्डिनरी शेयर्स के अगेंस्ट एक राइट है, तो 2:1 लिखा। शेयर प्राइस बिफोर राइट 20 है और शेयर प्राइस आफ्टर राइट 12 है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। ये 40, ये 12। शेयर्स का टोटल 3 है और यहाँ 52 है, तो मैं और आप कह सकते हैं 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 52 है। बहुत सिंपल सा मैथ्स है। हम कह सकते हैं 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 52 है। अगर बेटा 3 शेयर्स की टोटल वैल्यू 52 है, तो एक शेयर की प्राइस आ जाएगी। वो जो एक शेयर की प्राइस आएगी इसको टीआरपी कहेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। 52 को 3 से डिवाइड कर दें, यू विल गेट 17.333। और राइट इशू के बाद मार्केट में शेयर प्राइस कम होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो शेयर राइट से पहले 20 का था, राइट के बाद 17.33 का है।
एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा? शेयर प्राइस लेंगे बिफोर राइट विच इज 20 डिवाइड बाय शेयर प्राइस आफ्टर राइट। बस ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। आप इसको डिवाइड कर दें तो मैथमेटिकली आंसर मोर देन 1 आएगा, और आना भी चाहिए। 1.15। 1.154 कर लें। तो भाई बहुत सिंपल है एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना थ्योरेटिकली। 3 कॉलम्स, शेयर्स वैल्यूज टोटल वैल्यूज। अब प्लीज सुन लें, टेंशन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा करेंगे क्या इस एडजस्टमेंट फैक्टर का? क्या करेंगे भाई, ये एएफ उन तमाम शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट इशू से पहले पहले हैं। आज की क्लास को डेलिबरेटली छोटी रख रहे हैं नमाज टाइमिंग की वजह से। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पहले आराम से राइट इशू पे मजीद बात होगी। दोबारा सीखेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैसे आती है, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है, फिर क्या करते हैं। एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, होमवर्क कह लें आप इसे। मैं चाहूंगा आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। राइट इशू में आपको दे रहा हूँ 1:3। शेयर प्राइस दे रहा हूँ भाई बिफोर राइट, $20। राइट इशू इज मेड एट 20% डिस्काउंट। राइट इशू को 20% डिस्काउंट पे किया गया। रिक्वायर्ड है आपसे सिर्फ क्या मांगा जा रहा है, आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस बता दें और एडजस्टमेंट फैक्टर बता दें। 20% डिस्काउंट का मतलब ये कि राइट से पहले अगर $20 चल रही है प्राइस, उस पर 20% आप डिस्काउंट देंगे। 20 का 20% डिस्काउंट अगर मैं लूँ तो 4 आता है। 20 में से अगर 4 माइनस कर दें, इसका मतलब है राइट इशू प्राइस 16 होगी। आइडिया भी दे दिया भाई होमवर्क का। तो प्लीज़ टाइम मिले तो TRP AF इस सवाल का ज़रूर निकालिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से ऑनवर्ड्स बात होगी, ठीक है जी। और राइट इशू वाले कॉन्सेप्ट जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वील स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द कैपलान किट, क्योंकि इसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह कि आप कैपलान किट के सवालात कर सकें। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। लेकिन होमवर्क ट्राई